I, Namrata, Botany Department from Graduate School College for Women. Today's my topic is DNA replication for UG Semester 3 Honors and DSc. DNA replication is autocatalysis process and it is a very complex and multi-step process. Means DNA का replication जो होना है, DNA का doubling जो होना है वो बहुत ही complex है और उसमें ढेर सारे steps आते हैं और ये जो replication होता है वो कंट्रोल बाय ए स्पेसिफिक एंजाइम मीन्स इसके ईच स्टेप्स के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं। तो जितने भी एंजाइम्स हैं पहले उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एंजाइम हम हेलिकेज की बात करते हैं तो ये क्या करेगा कि डीएनए का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डीएनए का जितने भी एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटे हुए रहते हैं। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ओपन करेगा, अनवाइंड करेगा हेलिक्स बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब दूसरा काम क्या करेगा, टोपो आइसोमेरेज। टोपो आइसोमेरेज क्या करेगा कि दोनों जो हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड जो हैं तो उन स्ट्रैंड को का जो एक रस्सी की तरह दोनों का ज्वाइनिंग होता है, तो जब उनका क्वाइलिंग खुलता है तो फिर वो क्वाइल बनाने लगते हैं। तो उस क्वाइल को सीधा करना मीन्स उनको टेंशन फ्री करने के लिए जो एंजाइम की ज़रूरत होती है वो है टोपो आइसोमेरेज। ये क्या करेगा, रिलीज द टेंशन, कट करेगा, रोटेट करेगा और उसको टेंशन फ्री करेगा। नेक्स्ट एंजाइम आएगा सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। तो ये क्या करेगा, दोनों स्ट्रैंड जो डीएनए हैं उन लोग को स्टेबलाइज करेगा, दोनों सेपरेट स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करके रखेगा। लाइगेज क्या करेगा, ज्वाइन करेगा डीएनए के फ्रैगमेंट को। नेक्स्ट एंजाइम आएगा डीएनए पॉलीमरेज 1, जो इसमें प्राइमर का इस्तेमाल होगा तो प्राइमर को रिमूव करेगा और गैप को भरेगा। फिर आएगा प्राइमेज जो प्राइमर का सिंथेसिस करेगा। फिर डीएनए पॉलीमरेज 3, फॉस्फोराइलेज एंड न्यूक्लियस एंजाइम का ज़रूरत पड़ेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स हैं और ईच स्टेप्स के लिए इन सारे एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। दूसरी बात है कि जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूटेगा तो डीएनए अनवाइंड हो जाएगा और जब डीएनए का स्ट्रैंड खुल जाएगा तो पहले वाले जो स्ट्रैंड हैं उसमें कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स आके यूनाइट हो जाएगा। तो जो पहले वाले स्ट्रैंड्स हैं ओल्ड स्ट्रैंड्स के साथ न्यू स्ट्रैंड्स जुड़ेगा। तो ओल्ड और न्यू स्ट्रैंड्स का जो जुटना है तो ये जो एक प्रोसेस चलेगा तो इसमें एक पेरेंट स्ट्रैंड आ जाएंगे और उसके साथ न्यू स्ट्रैंड जुटेंगे। तो दिस इज द रैपिड प्रोसेस। इन केस ऑफ यूकैरियोट 50 बेस पेयर्स पर सेकेंड यूनाइट होंगे, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट देर इज 500 बेस पेयर पर सेकेंड यूनाइट होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आते हैं, जो फर्स्ट स्टेप है हमारा कि एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कि न्यूक्लियोटाइड्स जो भी होंगे उनका एक्टिवेशन पहले होगा। तो जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, वो सभी मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में न्यूक्लियस में रहते हैं, फ्री फ्लोटिंग रहते हैं और they all are activated by ATP to form deoxyribonucleoside triphosphatase called adenine triphosphate, guanine, cytosine। तो सब एक ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में रहेंगे और इनका जो स्टेप्स जो होगा वो फॉस्फोराइलेज होगा। मीन मोनो से ट्राइफॉस्फेट में इनका कन्वर्जन जो होगा फॉस्फोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में होगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म कि मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले डीएनए हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटा हुआ है, जितने भी नाइट्रोजनस बेस हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटे हुए हैं। तो उनके लिए सबसे पहला स्टेप होगा कि रिकॉग्निशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो दिस स्पेसिफिक पॉइंट इज कॉल्ड द इनिशिएशन पॉइंट। जहाँ से रिप्लिकेशन चालू करना है उसको हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन पॉइंट। और ये काम जो है एक स्पेसिफिक प्रोटीन के मदद से होता है जिसको बोलते हैं इनिशिएटर प्रोटीन। वायरस और बैक्टीरिया में एक ही रिकॉग्निशन पॉइंट होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उसका डीएनए का लेंथ ज़्यादा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा इनिशिएशन पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो जब अनवाइंडिंग हम डीएनए मॉलिक्यूल्स को करेंगे तो उसके लिए
एंजाइम्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो वहाँ पर एंजाइम आएगा डीएनए गायरेज एंड डीएनए हेलिकेज। दिस विल इंड्यूस अनवाइंडिंग, मीन्स मेल्ट करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, मेल्ट करेंगे तो डीएनए खुल जाएगा। खुलने के बाद जो डीएनए है एक रस्सी के फॉर्म में है, मीन्स क्वाइलिंग उनमें बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो जो डीएनए को अगर छोड़ दिया जाए, मीन्स अगर हाइड्रोजन बॉन्ड को मेल्ट कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो फिर वो सीधा नहीं रहेंगे, तो इसके लिए उनमें टेंशन एक बना ही रहेगा। तो उस टेंशन को रिलीज करने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसको बोलते हैं टोपो आइसोमरेज, जो कट करेगा, रिज्वाइन करेगा एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को। तो इस तरह से वो स्ट्रैंड जो है एक फॉर्क के फॉर्म में आ जाएगा, जिसको बोलेंगे रिप्लिकेशन फॉर्क। इस पिक्चर में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड को मेल्ट कर दिया गया है और वहाँ एक बबल बन गया है और बोथ डायरेक्शन में डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है। और नेक्स्ट फिगर में हम देख रहे हैं कि एक फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया है जिसको बोलेंगे रिप्लिकेशन फॉर्क। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि एक एंजाइम आएगा प्राइमेज, दैट विल इनिशिएट द रिप्लिकेशन, और ये जो रिप्लिकेशन चालू करेगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन वाले जो स्ट्रैंड हैं, जो पेरेंट स्ट्रैंड है, उसी में वो रिप्लिकेशन करेगा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि दिस जनरेट अ 10 to 60 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग प्राइमर आरएनए, जो प्राइमर है आरएनए का होगा, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जाएगा। तो जाने जो पहले समझ लीजिए कि प्राइमर क्या होता है। जैसे हम लोग घर में चूना लगाते हैं या जो भी करते हैं, पेंट करते हैं, तो उसमें हम लोग पहले प्राइमर डालते हैं। तो प्राइमर डालने के बाद ही उसमें नेक्स्ट हम लोग कोटिंग करते हैं। तो उसी तरह इसमें जब डीएनए का रिप्लिकेशन जब चालू होगा तो उसके लिए इसमें भी पहले प्राइमर की ज़रूरत होगी, और वो प्राइमर का डायरेक्शन ऑलवेज विल बी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, और जिसके कारण उसको ज़रूरत पड़ेगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम पेरेंट्स डीएनए की ज़रूरत पड़ेगी। इसको हम लोग डायग्राम में देखते हैं कि जो डीएनए है 3 प्राइम के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और 5 प्राइम के पास फॉस्फेट ग्रुप है, तो ये दोनों को यूनाइट होना है, और न्यू स्ट्रैंड ऑलवेज ग्रो इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, तो जिसके कारण उसको पेरेंट स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम ही होना चाहिए। 3 प्राइम के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और 5 प्राइम के पास फॉस्फेट ग्रुप है। अब उस फॉस्फेट ग्रुप के का यूनियन होगा और उसी में वो आगे अपना वहाँ से अपना रिप्लिकेशन वो चालू करेंगे। The enzyme DNA polymerase can polymerize the nucleotides only in 5 prime to 3 prime direction. In prokaryote, DNA polymerase 3, and in mammal, DNA polymerase delta and alpha catalyze the replication of 2 strands of DNA duplex. अब DNA प्रोग्रेसिवली उसमें पॉलीमराइज होगा और उसमें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स उसके फ्री जो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, वो इस पिक्चर में आप देखिए कैसे फ्रीली यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो 3 प्राइमर का जो 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वहाँ पर डीएनए का एडिशन हो रहा है। देखिए यहाँ पर डीएनए का यहाँ डीएनए का एडिशन हो रहा है, यहाँ पर डीएनए का एडिशन हो रहा है। अब ये जो स्ट्रैंड जो है, ये जो स्ट्रैंड है देखिए, तो इस स्ट्रैंड को हम लोग बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, और दूसरे स्ट्रैंड को हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। क्यों ऐसा बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनना चालू हो रहा है और यहाँ पर कंटिन्यूअस स्ट्रैंड नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? इसका कारण ये है कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है वहाँ पर प्राइमर एक बार आ गया, काम हो रहा है, और प्राइमर जो भी नया जो स्ट्रैंड जो बनेगा, न्यू स्ट्रैंड जो हमेशा ग्रो करेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में ग्रो करेगा। दूसरा जो पेरेंट स्ट्रैंड है वो उसका डायरेक्शन 5 to 3 है, जिसके कारण न्यू स्ट्रैंड भी 5 to 3 के में ग्रो करेगा और ओल्ड स्ट्रैंड भी अगर 5 to 3 है तो वहाँ
बात नहीं बनती है। तो इस कारण वहाँ पर जहाँ फॉर्क बना हुआ है वहाँ से फिर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मीन्स थोड़ा थोड़ा डीएनए खुलते जाएगा। तो पहले एक स्ट्रैंड का हो जाएगा, साइमल्टेनियस प्रोसेस चलेगा, उसके बाद दूसरा जो है वहाँ पर 3 प्राइम से दूसरे स्ट्रैंड में वो चालू करेगा और इसी तरह बैक की ओर वो चलते जाएगा। ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में फिर हम लोग मिलते हैं।